आइए इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों जानेंगे। ठीक है, तो पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। तो फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बना था आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जो इंडिया है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड है। ठीक है, दोनों कंट्री का जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों एक कॉमन आइडिया पे बेस्ड है, जो कि है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडिया पे। और ये जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इमर्ज हुआ था। ठीक है, दोनों जो कंट्री है वो दोनों कंट्री पॉपुलर सोवरेनिटी के ऊपर बेस्ड है, और जो इलेक्शंस है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से होता है, और जो पार्लियामेंट है दोनों का वो बाई कैमरल पार्लियामेंट है, मतलब लोअर हाउस भी है और अपर हाउस भी है। ठीक है, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली है उसमें जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं 5 सालों के लिए। ठीक है, डायरेक्ट सफरेज से, मतलब जो पॉपुलर असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है, वो इंडिया के लोकसभा के जैसा है। ठीक है, जो सेनेट है फ्रांस का वो इंडिया के राज्यसभा जैसा है, और उसके जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होकर के आते हैं 3 सालों के लिए। अब जो इंडिया का राज्यसभा है उसके मेंबर भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है वो राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करके भेजते हैं राज्यसभा में, लेकिन जो टर्म है राज्यसभा के एमपी का वो 6 साल है इंडिया में, और जो सेनेट में ये मेंबर्स का टर्म है फ्रांस का वो 3 साल का है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इंडिया के भी और फ्रांस के भी। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट नंबर 18 में दिया गया है, और आर्टिकल कितना से कितना तक दिया हुआ है, तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रोविजंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है इंडियन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं 5 सालों के लिए, और कोई भी टर्म लिमिट नहीं है, मतलब वो कितने बार भी इलेक्ट होकर के आ सकते हैं। वही फ्रांस में जो प्रेसिडेंट हैं वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट सफरेज के थ्रू आते हैं, और वो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म लिमिट होता है, 2 बार से ज़्यादा कोई भी एक आदमी वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है फ्रांस में। अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, तो इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री बेस्ड सिस्टम है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। फ्रांस में जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सिग्निफिकेंट पावर, मोस्ट ऑफ द पावर, ज़्यादा पावर जो है वो प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। तो इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं और वो नॉमिनल हेड हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो रियल हेड एग्जीक्यूटिव है, और वो जो भी एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट को मानना होगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। स्ट्रेंथ कितना है, तो 15% से ज़्यादा लोगों को मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब फ्रांस का देखते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो पीएम को अपॉइंट करते हैं, और जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे, तो फ्रेंच पीएम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, तो वो मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो कॉम्पिटेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो भी टास्क दिया जाता है मिनिस्टर को कि वो कौन सा मिनिस्ट्री संभालेगा, वो फिक्स नहीं है। जबकि इंडिया में ऐसा है कि जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह है तो वो होम मिनिस्ट्री ही संभालेंगे। फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स नहीं है, वो टाइम टू टाइम डिटरमाइन होता है बाय द पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। जुडिशियल सिस्टम देखते हैं, तो इंडिया में जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर स्टेट लेवल पे
हाई कोर्ट होगा, और जो सेंट्रल लेवल पे है, मतलब जो सबसे ऊपर लेवल पे है, एपिक्स जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट होगा इंडिया का। तो केसेस जो है आपका अब बाई अपील ऊपर जाएगा। ठीक है। अब फ्रांस में जो जुडिशियल सिस्टम है वो डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, एक लीगल जुरिस्डिक्शन है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है। जितना भी लीगल मैटर होगा वो अलग जुरिस्डिक्शन से देखा जाएगा, और जो भी एग्जीक्यूटिव का अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होगा वो अलग वे में देखा जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटीज़ इंडिया में है कि नहीं। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिविल सोसाइटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो हमारे गवर्नेंस में, लेकिन फ्रांस वाले जो हैं सिविल सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए सिविल सोसाइटी को गवर्नेंस में इंक्लूड किया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि कंसल्टेटिव असेंबली बनाया जा सके और अच्छे से गवर्नेंस हो सके। तो ये था हमारा सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।